Hello student, today I am going to solve an IS 213 social science question paper of November-December 2021. This question paper consists of 29 questions. Maximum marks is 100 and passing marks is 30. Time duration is 3 hours. All questions are compulsory. See description for link of an IS 213 social science February 2021 solved question paper. 1. Mesopotamian civilization was situated between which of the following rivers? C. Tigris and Euphrates. मेसोपोटामियन सभ्यता निम्नलिखित नदियों में से किनके मध्य स्थित थी? सी. टग्रिस और फरात. 2. Which one of the following was the most important and prominent rebellion of tribal after 1857? D. मुंडा रेबेलियन. 1857 के बाद निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय विद्रोह सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख था? डी. मुंडा विद्रोह. 3. Which one of the following freedoms is not provided in the Indian Constitution? C. Freedom to move freely across the world. भारतीय संविधान में निम्नलिखित स्वतंत्रताओं में से कौन सी स्वतंत्रता नहीं दी गई है? सी. दुनिया भर में घूमने की स्वतंत्रता. 4. Which one of the following is the greatest threat to peace and security of a country? B. Terrorism. किसी देश की शांति और सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है? B. आतंकवाद. 5. Mention any two features of fascism. फासीवाद की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए. 1. Hostility to democracy and socialism. 2. Aim to establish dictatorship. 1. लोकतंत्र और समाजवाद से दुश्मनी. 2. तानाशाही स्थापित करने का लक्ष्य. 6. Why was the खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड? एक्सप्लेन. खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू किया गया था? स्पष्ट कीजिए. 1. The Ali brothers, Muhammad Ali and Shaukat Ali started the Khilafat movement against the British government. 2. After the First World War, the new treaty was imposed on Turkish Sultan and Ottoman Empire was divided. 1. अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली और शौकत अली ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खिलाफत आंदोलन शुरू किया. 2. प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की सुल्तान पर नई संधि लागू की गई और ओटोमन साम्राज्य विभाजित हो गया. 7. Why is there a need to conserve biodiversity? एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल. जैव विविधता के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए. 1. Vegetation is a key component of biodiversity. 2. Wildlife play an important role in maintaining balanced food. 1. वनस्पति जैव विविधता का एक प्रमुख घटक है. 2. संतुलित भोजन को बनाए रखने में वन्य जीवन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. 8. Mention any two constitutional values given in the preamble of the Indian Constitution. भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिए गए किन्हीं दो संवैधानिक मूल्यों का उल्लेख कीजिए. 1. Sovereignty, having complete political freedom and being the supreme authority. 2. Socialism has been made to promote social change in transformation to end all forms of inequalities. 1. संप्रभुता, पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना और सर्वोच्च अधिकार होना. 2. समाजवाद, सभी प्रकार की असमानताओं को समाप्त करने के लिए परिवर्तन में सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है. 9. एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ द गुप्ता रूलर्स इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. प्रशासन के क्षेत्र में गुप्त शासकों के योगदान की व्याख्या कीजिए. 1. Monarchy was the prevalent system of government during the Gupta age. 2. The king was assisted by a council of ministers and other officials in administration. 3. Guptas had a powerful army. 4. The provinces were ruled by the governors. 1. गुप्त युग के दौरान राजशाही सरकार की प्रचलित व्यवस्था थी. 2. राजा को मंत्री परिषद और प्रशासन में अन्य अधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी. 3. गुप्तों के पास एक शक्तिशाली सेना थी. 4. प्रांतों पर राज्यपालों का शासन था. 10. एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड सोसाइटी. उत्तर वैदिक काल के समाज की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए. 1. कास्ट बिगेन टू इमर्ज इन द फॉर्म ऑफ वर्नास, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रा. 2. द पावर ऑफ द किंग एंड हिज मैन इंक्रीज्ड. 3. असेंबली वेयर अंडरमाइंड. 4. Sacrifices now become very elaborate.
एक, जाति 4 वर्णों के रूप में उभरने लगी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 2, राजा और उसके आदमियों की शक्तियाँ बढ़ती गईं। 3, विधानसभा को कमज़ोर कर दिया गया था। 4, बलिदान अब बहुत विस्तृत हो गए थे। 11. हाउ वॉज द मौर्यन एम्पायर इस्टेब्लिश्ड, एक्सप्लेन। मौर्य समाज किस प्रकार स्थापित किया गया था, स्पष्ट कीजिए। 1. Out of the 16 Mahajanpadas, it was Magad that expanded considerably under powerful rulers like Bimbisar, Ajatasattu and Mahapadmananda. 2. The last king of the Nanda dynasty was defeated by Chandragupta Maurya in 322 BC. 3. He established the Mauryan Empire, uprooting Greeks from Punjab and Nandas from Gangetic plain. 1. 16 महाजनपदों में से यह मगध था जो बिंबिसार, अज्ञातशत्रु और महापद्मनंद जैसे शक्तिशाली शासकों के अधीन काफ़ी विस्तरित हुआ। 2. नंद वंश के अंतिम राजा को चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में पराजित किया था। 3. उसने पंजाब के यूनानियों और गंगा के मैदानों से नंदों को हटाकर मौर्य समाज की स्थापना की। 12. एक्सप्लेन द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द ग्रीक्स। यूनानियों के राजनीतिक और आर्थिक जीवन की व्याख्या कीजिए। 1. द ग्रीक टाउन्स वेयर द सेंटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज कल्चरल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। 2. द फार्मर्स मेनली ग्रीव ग्रेप्स, ऑलिव्स, ग्रेन्स, wine and olive oil were important products. 3. The Greeks at one time established vast empire. Alexander of Macedonia led his army out of Europe, conquered Syria, Mesopotamia, Egypt, Afghanistan, parts of Central Asia and Northwest India. 1. ग्रीक शहर प्रशासन के साथ साथ सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियों के केंद्र थे। 2. किसान मुख्य रूप से अंगूर, जैतून, अनाज उगाते थे। शराब और जैतून का तेल महत्वपूर्ण उत्पाद था। 3. यूनानियों ने एक समय में विशाल साम्राज्य की स्थापना की। मैसेडोनिया के सिकंदर ने यूरोप से अपनी सेना का नेतृत्व किया। सीरिया, मेसोपोटामिया, मिस्र, अफगानिस्तान, मध्य एशिया के कुछ हिस्सों और उत्तर पश्चिम भारत पर विजय प्राप्त की। 13. डिस्क्राइब एनी 4 फीचर्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स। पश्चिमी घाट की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 1. Lies on the western edge of Deccan Plateau. 2. It runs parallel to the western coast. 3. Average elevation is 1000 meters. 4. Western Ghats are continuous and can be crossed through passes. 1. दक्कन के पठार के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। 2. यह पश्चिमी तट के समानांतर चलती है। 3. औसत ऊंचाई 1000 मीटर है। 4. पश्चिमी घाट निरंतर है और इसे दर्रे से पार किया जा सकता है। 14. एक्सप्लेन एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मानसून इन इंडिया। भारत में मानसून की किन्हीं 4 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। 1. मानसून्स आर नॉट स्टेडी विंड्स। 2. They are irregular in nature. 3. Monsoons are not equally distributed. Coastal area like Kerala receives heavy rainfall. Interior regions receive less rainfall. 4. There is burst of monsoon at Kerala coast which receive continuous heavy rainfall for several days. 1. मानसून स्थिर हवाएं नहीं हैं। 2. वे प्रकृति में अनियमित हैं। 3. मानसून समान रूप से वितरित नहीं होते हैं। केरल जैसे तटीय क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, आंतरिक क्षेत्रों में कम वर्षा होती है। 4. केरल तट पर मानसून का आगमन होता है जिसमें कई दिनों तक लगातार भारी वर्षा होती है। 15. From olden days till now, waterways have been important means of transportation. Examine the statement. प्राचीन काल से अब तक जल मार्ग परिवहन के महत्वपूर्ण साधन रहे हैं, इस कथन की परख कीजिए। 1. It involves no expenditure on construction other than maintenance. 2. It is very useful for transporting heavy and bulky goods. 3. It is better mode of transportation for petroleum and its products. 4. It is fuel efficient and environment friendly. 5. Cheapest means of transport. 1. इसमें रख रखाव के अलावा निर्माण पर कोई खर्च शामिल नहीं है। 2. यह भारी और भारी माल के परिवहन के लिए बहुत उपयोगी है। 3. यह पेट्रोलियम और उसके उत्पादों के परिवहन का एक बेहतर साधन है। 4. यह ईंधन कुशल और पर्यावरण के अनुकूल है। 5. परिवहन का सबसे सस्ता साधन है।
16. डिस्क्राइब द रोल ऑफ ग्राम सभा इन अ ग्राम पंचायत। एक ग्राम पंचायत में ग्राम सभा की भूमिका का वर्णन कीजिए। 1. ग्राम सभा कंसिस्ट ऑफ ऑल द एडल्ट वोटर्स लिविंग इन द एरिया ऑफ ग्राम पंचायत। 2. द ग्राम सभा is recognized legal body. It act as a legislative body. 3. Two meetings of Gram Sabha are held in a year. First meeting Gram Sabha consider the budget of Gram Panchayat. 4. The Gram Sabha's main function is to review the annual accounts of the Panchayat. 1. ग्राम सभा में ग्राम पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क मतदाता होते हैं। 2. ग्राम सभा मान्यता प्राप्त कानूनी निकाय है। यह एक विधायी निकाय के रूप में कार्य करता है। 3. ग्राम सभा की 2 बैठकें एक वर्ष में आयोजित की जाती हैं। पहली बैठक ग्राम सभा ग्राम पंचायत के बजट पर विचार करती हैं। 4. ग्राम सभा का मुख्य कार्य पंचायत के वार्षिक लेखों की समीक्षा करना है। सोशल साइंस फरवरी 2021 के सॉल्व क्वेश्चन पेपर को डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। 17. डिस्क्राइब एनी 4 फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 1. It is the longest written constitution. It contained 395 articles, preamble in 22 parts, 12 schedules, 5 appendices. 2. It is a blend of rigidity and flexibility. 3. It contains fundamental rights and duty of citizens. 4. It contains the directive principles of state policy, which is unique features of the constitution. 1. यह सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें 395 अनुच्छेद हैं, 22 भागों में प्रस्तावना, 12 अनुसूचियाँ, 5 परिशिष्ट हैं। 2. यह एक मिश्रण या कठोरता और लचीलापन है। 3. इसमें नागरिकों के मौलिक अधिकार और कर्तव्य शामिल हैं। 4. इसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं, जो संविधान की अनूठी विशेषता है। 18. एक्सप्लेन द पावर्स ऑफ गवर्नर ऑफ अ स्टेट। किसी राज्य के राज्यपाल की शक्तियों की व्याख्या कीजिए। A. Executive powers. Governor perform executive's power and functions according to the aid and advice of the Council of Ministers with the Chief Minister as its head. B. Legislative powers. She has the right to summon and prorogue the state legislature and can dissolve the state legislative assembly. C. Financial powers. No money bill can be introduced in the state legislature without the recommendation of the governor. She also has control over the state contingency fund. D. Discretionary power. Governor has discretionary powers. Firstly, inviting a person to be the chief minister. Secondly, the governor acts as a link between the center and the state. Thirdly, if she thinks that the government of the state is not functioning according to the constitution, during such emergency, the governor rules on behalf of the president. A. कार्यकारी शक्तियाँ। राज्यपाल मुख्यमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के अनुसार कार्यकारी शक्ति और कार्य करता है। B. विधायी शक्तियाँ। उसे राज्य विधानमंडल को बुलाने और उसका सत्रावसान करने का अधिकार है और वह राज्य विधानसभा को भंग कर सकता है। C. वित्तीय शक्तियाँ। राज्यपाल की सिफारिशों के बिना राज्य विधानमंडल में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है। राज्य आकस्मिकता निधि पर भी उसका नियंत्रण होता है। D. विवेकाधीन शक्तियाँ। राज्यपाल के पास विवेकाधीन शक्तियाँ हैं। सबसे पहले किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आमंत्रित करना। दूसरे, राज्यपाल केंद्र और राज्य के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। तीसरा, अगर उसे लगता है कि राज्य की सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं कर रही है, ऐसी आपात स्थिति के दौरान राज्यपाल राष्ट्रपति की ओर से शासन करता है। 19. हाईलाइट द वेरियस स्टेजेस ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया। भारत में चुनाव प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को उजागर कीजिए। द वेरियस स्टेजेस ऑफ इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया। 1. डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। 2. प्रिपरेशन एंड रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। 3. अनाउंसमेंट ऑफ द इलेक्शन शेड्यूल। 4. अलॉटमेंट ऑफ सिंबल्स टू द कैंडिडेट्स एंड द पॉलिटिकल पार्टीज फॉर द इलेक्शन। 5. कंडक्टिंग इलेक्शन। 6. अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट। भारत में चुनाव प्रक्रिया के विभिन्न चरण। 1. निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन। 2. मतदाता सूची की तैयारी और संशोधन। 3. चुनाव कार्यक्रम की घोषणा। 4. उम्मीदवारों को प्रतीकों का आवंटन और चुनाव के लिए राजनीतिक दल। 5. चुनाव कराना। 6. परिणाम की घोषणा। 20. डिफ्रेंशिएट बिटवीन नेशनल एंड रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज विथ एग्जाम्पल्स। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों में उदाहरणों सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। नेशनल पार्टीज। The area of influence over the entire country. It should be recognized in 4 or more states. It should have won at least 4% of seats in the last
लोकसभा इलेक्शंस, एग्जाम्पल कांग्रेस, बीजेपी, रीजनल पार्टीज, द एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस ओनली इन स्टेट्स, it should be recognized only in the state, it should have on at least 4% if seat in the assembly election, example TMC, DMK। राष्ट्रीय पार्टी, पूरे देश पर प्रभाव का क्षेत्र, इसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता होनी चाहिए, इसे पिछले लोकसभा चुनाव में कम से कम 4% सीटें जीतनी चाहिए, जैसे कांग्रेस, बीजेपी। क्षेत्रीय पार्टी, केवल राज्यों में प्रभाव का क्षेत्र, इसे राज्य में ही मान्यता दी जानी चाहिए, विधानसभा चुनाव में सीटें कम से कम 4% जीतनी चाहिए थीं, उदाहरण के लिए TMC, DMK। 21. डिस्क्राइब द 4 phases इन्वॉल्व्ड इन डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन में शामिल 4 चरणों का वर्णन कीजिए। 4 phases of disaster management। 1. Mitigation। Mitigation means to reduce the effects of disaster to the minimum when they occur. It focuses on long-term measures for reducing or eliminating risk. 2. Preparedness। In the preparedness phase, disaster managers develop plan of action for when the disaster strikes. 3. Response। When a disaster occurs, action under the response phase are taken. This include the mobilization of the necessary emergency services and also of people who respond immediately in the disaster area. 4. Recovery। The aim of the recovery phase is to restore the affected area to its previous state. आपदा प्रबंधन के 4 चरण। 1. न्यूनीकरण। न्यूनीकरण का अर्थ है आपदाओं के प्रभाव को कम से कम जब वे घटित हों कम करना। यह जोखिमों को कम करने या समाप्त करने के लिए दीर्घकालिक उपायों पर केंद्रित है। 2. तैयारी। तैयारियों के चरण में आपदा प्रबंधन आपदा आने पर कार्रवाई की योजना विकसित करते हैं। 3. प्रतिक्रिया। जब कोई आपदा आती है तो प्रतिक्रिया चरण के तहत कार्रवाई की जाती है। इनमें आवश्यक आपातकालीन सेवाओं को जुटाना और आपदा क्षेत्र में तुरंत प्रतिक्रिया देने वाले लोग भी शामिल हैं। 4. रिकवरी। रिकवरी चरण का उद्देश्य प्रभावित क्षेत्र को उसकी पिछली स्थिति में बहाल करना है। 22. हाउ डज लिटरेसी प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सक्सेस ऑफ अ डेमोक्रेसी? एक्सप्लेन। लोकतंत्र की सफलता में साक्षरता किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, व्याख्या कीजिए। रोल ऑफ लिटरेसी इन द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। 1. It enables the citizens to be aware of various issues, problems, demands and interests in the country. 2. It also makes them conscious of the principles of liberty and equality of all. 3. It ensures that the representatives elected by them truly represents the interest in the society. 4. Universal literacy is therefore a must for the successful functioning of Indian democracy. लोकतंत्र की सफलता में साक्षरता की भूमिका। 1. यह नागरिकों को देश में विभिन्न मुद्दों, समस्याओं, मांगों और हितों के बारे में जागरूक करने में सक्षम बनाता है। 2. यह उन्हें सभी की स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांतों के प्रति भी सचेत करता है। 3. यह सुनिश्चित करता है कि उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि वास्तव में समाज में हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 4. भारतीय लोकतंत्र के सफल कामकाज के लिए सार्वभौमिक साक्षरता इसलिए आवश्यक है। 23. Analyze the provisions that have been made in the Indian Constitution for national integration. भारतीय संविधान में राष्ट्रीय एकता के लिए किए गए प्रावधानों का विश्लेषण कीजिए। 1. It is preamble includes unity and integrity of the nation as a major objective. 2. It also stipulates that every citizen has a fundamental duty to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India. 3. It reflects the respect for diversity of the country and ensure unity and integrity is maintained. 4. It is the duty of every citizen to respect the ideals and institutions, the national flag and the national anthem. 1. इसकी प्रस्तावना में एक प्रमुख उद्देश्य के रूप में राष्ट्र की एकता और अखंडता शामिल है। 2. यह भी निर्धारित करता है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने के लिए प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। 3. यह देश की विविधता के प्रति सम्मान को दर्शाता है और सुनिश्चित करें कि एकता और अखंडता बनी रहे। 4. आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। 24. Who announced the partition of Bengal? Describe its impacts on Indian society. बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की? इसका इंडियन सोसाइटी पर पड़े प्रभाव का वर्णन कीजिए। 1. लॉर्ड कर्जन announced the partition of Bengal in 905.
The Indian viewed it as to disrupt the national movement. 2. Divide Hindus and Muslims. 3. Widespread agitation in the street and in the press. 4. Organized meetings, processions and demonstrations. 5. Hindu and Muslim tied Rakhi to show their unity. 6. Boycott and Swadeshi movement started protest against the British. 1. लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा की। भारतीयों ने इसे राष्ट्रीय आंदोलन को बाधित करने के रूप में देखा। 2. हिंदुओं और मुसलमानों को विभाजित किया। 3. सड़कों और प्रेस में व्यापक आंदोलन। 4. सभाओं, जुलूसों और प्रदर्शनों का आयोजन। 5. हिंदुओं और मुसलमानों ने अपनी एकता दिखाने के लिए राखी बांधी। 6. बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन ने अंग्रेजों के खिलाफ विरोध शुरू किया। 25. एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। 1. रोल ऑफ बिस्मार्क विथ हिज ब्लड एंड आयरन पॉलिसी टू डिफीटेड ऑस्ट्रिया एंड फॉर्म नॉर्थ जर्मन कॉन्फेडरेशन। 3. ऑस्ट्रिया वॉज फोर्स टू गिव अवे वेनिस टू इटली। 4. द फ्रैंको-पर्शियन वार इन 1871 एंड डिफीटेड फ्रांस। 5. द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कंप्लीटेड अंडर कैसर विलियम I। 1. अपनी रक्त और लोह नीति के साथ बिस्मार्क की भूमिका। 2. ऑस्ट्रिया को हराकर उत्तरी जर्मनी परिसंघ का गठन किया। 3. ऑस्ट्रिया को वेनिस को इटली को देने के लिए मजबूर होना पड़ा। 4. 1871 में फ्रैंको-फारसी युद्ध और फ्रांस को हराया। 5. जर्मनी का एकीकरण कैसर विलियम I के तहत पूरा हुआ। 26. एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ एडवांसिंग साउथ वेस्ट मानसून सीजन इन इंडिया। भारत में आगे बढ़ते दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। 1. June to September are the month of advancing southwest monsoon. 2. By the end of May, the monsoon through further intensify over North India. 3. The general direction of the wind during the season is southwest to northeast. 4. The moisture-laden winds first hit at Andaman and Nicobar Island. 5. In the first week of June, these winds strike Kerala coast. 1. जून से सितंबर दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के महीने हैं। 2. मई के अंत तक उत्तर भारत पर मानसून की रफ्तार और तेज हो जाती है। 3. इस मौसम में हवा की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। 4. नमी से भरी हवाएं सबसे पहले अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में टकराती हैं। 5. जून के पहले सप्ताह में ये हवाएं केरल तट से टकराती हैं। 27. डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। भारतीय संसद के कार्यों का वर्णन कीजिए। 1. लेजिस्लेटिव। पार्लियामेंट इज अ लॉ मेकिंग बॉडी विच लेजिस्लेट्स ऑन द सब्जेक्ट्स इन द यूनियन एंड कंकरेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 2. एग्जीक्यूटिव। asking questions, discussing, calling attention motion, adjournment motion, expressing no confidence motion. 3. Financial. Passing of the budget, money bill, etc. 4. Judicial functions. Appointment of judges of Supreme Court, appointment of Chief Justice of Supreme Court, High Courts, etc. 5. Miscellaneous functions. It has the power to remove the President and Vice President by impeachment. It can amend the Constitution. 1. विधायी। संसद एक कानून मानव निकाय है जो संघ और संविधान की समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाता है। 2. कार्यपालिका। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव व्यक्त करने पर चर्चा करते हुए प्रश्न पूछना। 3. वित्तीय। बजट, धन, विधेयक आदि का पारित होना। 4. न्यायिक कार्य। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, अनुसूचित जाति उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति आदि। 5. विविध कार्य। इसमें महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को हटाने की शक्ति है। यह संविधान में संशोधन कर सकता है। 28. In the given political map of India, mark and label the following with appropriate symbols. 1. Mizo Hills. 2. Kaveri River. 3. Simplipal National Park. 4. Leading coffee producing state. दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों से दर्शाइए और उनके नाम लिखिए। 1. मीजो पहाड़ियाँ। 2. कावेरी नदी। 3. सिम्पलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। 4. अग्रणी कॉफ़ी उत्पादक राज्य। पॉज द वीडियो एंड सी द आंसर। वीडियो को रोकें और उत्तर देखें।
29. Identify and write in your answer book the correct name of major international airports of India marked by A, B, C and D in the given political map of India. दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को A, B, C तथा D से दर्शाया गया है। इन्हें पहचानिए तथा अपने उत्तर पुस्तिका में इनके सही नाम लिखिए। A. राजा संसी अमृतसर, B. इंदिरा गांधी दिल्ली, C. लोकनायक जयप्रकाश नारायण पटना, D. नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता। Note: The following questions are for visually impaired candidates only in place of question number 28 and 29. Answer to these questions must not be in more than a sentence. 29. 1. Name any two peaks of the Himalaya. Kanchenjunga, Mount Everest. 29.2. Name the two major rivers that flow through Andhra Pradesh. Krishna, Godavari. 29.3. Name two wildlife sanctuaries of Rajasthan. Bharatpur, Sariska. 29.4. Name any two important species of tree of tropical deciduous forest. Sal, teak. Note: निम्न प्रश्न केवल 28 और 29 के स्थान पर दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के लिए है। इन प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य से अधिक नहीं होने चाहिए। 29.1. हिमालय की किन्हीं दो चोटियों का नाम लिखिए। कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट। 29.2. उन दो प्रमुख नदियों का नाम लिखिए जो आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। कृष्णा, गोदावरी। 29.3. राजस्थान के दो वन्य जीवन अभयारण्यों के नाम लिखिए। भरतपुर, सरिस्का। 29.4. उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के किन्हीं दो महत्वपूर्ण वृक्षों की जातियों के नाम लिखिए। साल, सागौन। See description for link of NIS 213 Social Science February 2021 solved question paper.